प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी का शानदार पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया है। पीएम मोदी 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पीएम का पहला कश्मीर दौरा है। ये मिजाज है आज, जनता की उम्मीदों पर चलते हमारी सरकार परफॉर्म करके दिखाती है, रिजल्ट ला करके दिखाती है। इसी परफॉर्मेंस के आधार पर 60 साल के बाद, 6 दशक के बाद तीसरी बार किसी सरकार को हमारे देश ने चुना है। और इस चुनाव के नतीजों ने, ये तीसरी बार सरकार बनने की घटना ने पूरी दुनिया को बहुत बड़ा संदेश दिया है। साथियों, लोकसभा इलेक्शन में मिले जनादेश का बहुत बड़ा मैसेज स्थिरता का है, स्टेबिलिटी का है। देश ने आज से 20 साल पहले, यानी एक प्रकार से पिछली शताब्दी थी, वो 21वीं शताब्दी, वो 20वीं शताब्दी थी। पिछली सदी के आखिरी दशक में अस्थिर सरकारों का लंबा दौर देखा है। आप में से बहुत नौजवान हैं जिनका उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। आप हैरान हो जाएंगे, इतना बड़ा देश और 10 साल में 5 बार इलेक्शन हुए थे। यानी देश चुनाव ही करता रहता था और कोई काम ही नहीं था। और इससे उस अस्थिरता के कारण, अनिश्चितता के कारण भारत को जब टेक ऑफ करने का वक्त था, हम ग्राउंडेड हो गए, हमें बहुत नुकसान हुआ देश को। उस दौर को पीछे छोड़कर अब भारत स्थिर सरकार के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। इससे हमारा लोकतंत्र और मजबूत हुआ है और लोकतंत्र की मजबूती में जम्मू कश्मीर की आवाम की, आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अटल जी ने जो इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का विजन दिया था, उसे आज हम हकीकत में बदलते देख रहे हैं। इस चुनाव में आपने जमहूरियत को जिताया है। आपने पिछले 35-40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये दिखाता है यहां का नौजवान जमहूरियत को लेकर कितने भरोसे से भरा हुआ है। और मैं आज इन कार्यक्रमों में तो आया हूं, लेकिन मेरा मन करता था कि मैं कश्मीर की वादियों में जाके फिर से एक बार मेरे कश्मीर के भाई बहनों को रूबरू जाके धन्यवाद करूं। उन्होंने इस चुनाव में जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, जमहूरियत का झंडा ऊंचा किया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करने के लिए आया। ये भारत की डेमोक्रेसी और संविधान के बनाए रास्तों पर चलकर नई इबारत लिखने की शुरुआत है। मुझे और खुशी होती अगर हमारा विपक्ष भी कश्मीर में
इतने उमंग उत्साह के साथ जो लोकतंत्र का उत्सव मनाया गया, इतनी भारी मात्रा में मतदान हुआ, ये जो उमंग उत्साह का माहौल है, काश अच्छा होता मेरे देश के विपक्ष के लोगों ने भी मेरे कश्मीर के भाई बहनों की तारीफ की होती, उनका हौसला बुलंद किया होता तो मुझे बहुत खुशी होती। लेकिन विपक्ष ने ऐसे अच्छे काम में भी देश को निराश ही किया है। साथियों, जम्मू कश्मीर में आ रहा ये बदलाव हमारी सरकार की बीते 10 सालों की कोशिशों का नतीजा है। आजादी के बाद यहां की हमारी बेटियां, समाज के दूसरे कमजोर तबके के लोग अपने हक से वंचित थे। हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए सबको अधिकार और अवसर दिए हैं। पाकिस्तान से आए शरणार्थी, हमारे वाल्मीकि समुदाय और सफाई कर्मचारियों के परिवार पहली बार लोकल बॉडीज इलेक्शन में वोट डालने का उन्हें अधिकार मिला है। वाल्मीकि समुदाय को एससी कैटेगरी का लाभ मिलने की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। पहली बार एसटी समुदाय के लिए असेंबली में सीटें रिजर्व की गई हैं। पद्दारी जनजाति, पहाड़ी जातीय समूह, गड्ढा ब्राह्मण और कोली, इन सभी समुदायों को भी एसटी का दर्जा दिया गया है। पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम में ओबीसी रिजर्वेशन पहली बार लागू हुआ है। संविधान के प्रति समर्पण भाव क्या होता है, संविधान का लेटर एंड स्पिरिट में क्या महात्म्य होता है। संविधान हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों की जिंदगी को बदल करने के लिए, अधिकार देने के लिए, उनको भागीदार बनाने के लिए अवसर देता है। लेकिन पहले संविधान की इतनी बड़ी अमानत हमारे पास थी, इसका अस्वीकार होता रहा। दिल्ली में बैठे हुए शासकों ने इसकी चिंता नहीं की, आजादी के इतने सालों तक नहीं की। आज मुझे खुशी है कि हम संविधान को जी रहे हैं। हम संविधान को लेकर के कश्मीर की जिंदगी बदलने के नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। तो चलिए, श्रीनगर से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। युवाओं को खासतौर पर वो संबोधित कर रहे हैं और जिस तरह से बढ़ चढ़कर श्रीनगर ने, जम्मू कश्मीर ने चुनाव में हिस्सा लिया, उसकी बधाई भी प्रधानमंत्री यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही ये भी बता दूं कि 2 दिन के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो श्रीनगर डल लेक के किनारे प्रधानमंत्री योग अभ्यास करते हुए नजर आएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज फाइनेंशियल सेक्टर के लीडर्स ने वित्त मंत्री के साथ प्री बजट मीटिंग की है। सूत्रों के मुताबिक इसमें रिटेल निवेशकों को एफएनओ के उतार चढ़ाव से बचाने के लिए बड़े एफएनओ ट्रेड्स पर एसटीटी बढ़ाने की मांग की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात चलते हैं सीधा हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण जी, बताएं क्या है पूरी खबर। देखिए, दरअसल आज की जो बैठक थी, सबकी नज़रें इसी बात पर टिकी थी कि शेयर बाजार के लिए, खासतौर से ट्रेडर के लिए, निवेशकों के लिए क्या कुछ सुझाव आते हैं इस बजट की बैठक के दौरान। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सुझाव 3 आए हैं। पहली बात, एफएनओ ट्रेडर के लिए, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, जिस पर वित्त मंत्री पहले ही चिंता जता चुकी हैं कि रिटेल निवेशकों की इस सेगमेंट में बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए कैसे उनके हितों की रक्षा की जाए। इस पर एक सुझाव ये आया है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर हैं, यानी ज़्यादा
फ्रीक्वेंसी में बार बार बड़ी संख्या में ट्रेड करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में, एफएनओ में, जिनका एक दिन का ट्रेड 1000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो जाता है। तो वैसे ट्रेडर पर, एचएफटी पर, ट्रेडर पर आप जो भी एफएनओ ट्रेड करते हैं उस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी बढ़ा दीजिए। यानी बड़ी मात्रा में ट्रेड करने वाले एचएफटी के सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दी जाए। अब इससे पूछें कि रिटेल निवेशकों को क्या फ़ायदा होगा, तो यहाँ पर जिन्होंने सुझाव दिया उनका कहना ये था कि अगर एचएफटी के ट्रेडर के ऊपर एसटीटी बढ़ा दिया जाएगा तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर अपना कारोबार थोड़ा सा कम कर देंगे, उनका मुनाफा कम होगा। जब वो अपना कारोबार कम करेंगे, उनका मुनाफा कम होगा, जाहिर तौर पर रिटेल निवेशकों का नुकसान कम होगा, क्योंकि रिटेल निवेशकों का नुकसान ही उनका मुनाफा होता है। तो ये एक दलील दी गई है। दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव यह आया कि सेफ हार्बर रूल, यानी जो टैक्स पेयर्स होते हैं वो अपने प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के ऊपर जो टैक्स चुकाते हैं उससे जुड़े हुए जो नियम है उसको आसान किया जाए। 2015 में नियम को बदला गया था, उसके बाद कोई भी भारत में कोई भी जो बड़े निवेशक हैं वो पैसे के लेन देन नहीं करते, इस वजह से इसको आसान किया जाए। तीसरा सुझाव ये दिया गया कि म्यूचुअल फंड में या इक्विटी कल्चर में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी बढ़ाई जाए। इसके लिए जन निवेश नाम से एक खास अभियान शुरू किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग म्यूचुअल फंड या इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में पैसा अपना लगाएं और फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़े। ये सिर्फ सुझाव है, बता दूं कि अंतिम फैसला तो जब वित्त मंत्री बजट भाषण पढ़ेंगे तो उनके पार्ट 2 जो भाषण का जो होगा उसमें देखने को मिलेगा ये सुझावों पर कितना वित्त मंत्री ने अमल किया है। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं बजट को लेकर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशियल और इंडस्ट्री के दिग्गजों के साथ भी बैठक की है। पूरी खबर के लिए अब सीधा जुड़ते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक के बताएं, सुबह से ही प्री बजट मीटिंग्स का सिलसिला जारी रहा, क्या कुछ बड़ी बातें इसमें कही गई या फिर चर्चा की गई, बताएं। देखिए, सुबह जो बैठक थी फाइनेंशियल सेक्टर और कैपिटल मार्केट के लोगों के साथ वित्त मंत्री की प्री बजट बैठक थी और सेकेंड हाफ में इंडस्ट्री के साथ बैठक थी। तो जो सुबह बैठक थी उसमें कैपिटल मार्केट में किस तरह से टैक्सेशन हो इस बारे में चर्चा की गई और सुझाव दिए गए। कैपिटल गेन टैक्स को लेकर भी चर्चा हुई है कि जो इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको किस तरह से जल्द इसका समाधान किया जाए। इसके अलावा कई तरह की और भी सुझाव दिए गए। कहा गया कि जो सरकार की टैक्स पॉलिसी है वो कॉन्स्टेंट बनी रहे, ग्रोथ पर सरकार फोकस करे, मोमेंटम बना रहना चाहिए। तो ये सुबह जो फाइनेंशियल सेक्टर के लोग थे उनके साथ रिकमेंडेशन हुई, बातचीत हुई। लेकिन जो शाम को इंडस्ट्री के साथ बैठक हुई तो खासतौर से जो सीआईआई की तरफ से जो सुझाव आए हैं उसमें काफी इंटरेस्टिंग सुझाव ये हैं कि उन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स का जो निचला एग्जम्पशन लेवल है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। ये बिल्कुल आम लोगों के हित की बात सीआईआई ने कही है और उनका कहना है कि इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इससे कंजम्पशन में बूस्ट आएगी। और इसके अलावा किसानों को जो किसान सम्मान योजना के तहत पैसा मिलता है इसकी भी रकम बढ़ाई जानी चाहिए और साथ ही साथ जो मनरेगा के तहत वेजेस होते हैं उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। तो इस तरह के सजेशन सीआईआई की तरफ से आए हैं और सीआईआई ने ये भी कहा है कि कैपेक्स को सरकार बढ़ाए और साथ ही साथ जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम से कम करे और जो भी टारगेट है उसको टारगेट के आगे भी रिवाइज टारगेट करे, 4.5 तक इसको लेके जाए। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से आलोक बता रहे थे सीआईआई जो कि एक बड़ी इंडस्ट्री बॉडी है उनकी तरफ से क्या रिकमेंडेशन दी गई है। वहीं फिक्की की बात करें तो फिक्की के प्रेसिडेंट सुब्रकांता ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि इंडस्ट्री की तरफ से एफएम को एग्री इकोनॉमी एमएसएमई में ग्रोथ बढ़ाने के सुझाव दिए गए हैं। We touched upon measures which can be taken to strengthen the agri economy and create more climate resilience. And given the fact that if you look at inflation, while it is broadly within the comfort zone of the central bank, but food inflation has tended to be a little stubborn. So measures which could be taken to be more proactive and react quickly to ensure that and in fact a broad-based response. We also touched upon from FICCI's perspective because we have done a lot of work pertaining to MSMEs as to what could be done to handhold them. The government does a lot already, but having said that, particularly when it comes to energy transition, I think MSMEs need some handholding, and that is something that we touched upon. We
told them to keep the manufacturing sector. We should keep the reforms so that we increase 1% every year. Just now it is 16%, and by 2035 we wanted to make it to 25%. हम लोगों ने और उनको बोला है PLI स्कीम्स को बढ़ाया जाए, जो कि अभी 14 सेक्टर्स को दे रहे हैं, बाकी और सेक्टर्स को दिया जाए ताकि गवर्नमेंट में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा और इंडस्ट्री का प्रोग्रेस होगा। हम लोगों ने और अपना इसमें बोला है कि रिफॉर्म्स काफ़ी उसके अपने लेबर के लिए अच्छा रिफॉर्म्स लाएं ताकि इंडस्ट्री में प्रोग्रेस हो। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग रही। सेंसेक्स 141 अंक चढ़कर 77,479 और निफ्टी 51 अंक चढ़कर 23,567 पर बंद हुआ। ऑटो फार्मा को छोड़कर सभी सेक्टर इंडेक्स में खरीदारी रही। सबसे ज्यादा तेजी रियलिटी, मेटल और ऑयल एंड गैस में देखने को मिली। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा है कि ग्रामीण इकोनॉमी में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हमारे ग्रुप चैनल सीएनबीसी टीवी 18 से खास बातचीत में चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा कि ग्रामीण इकोनॉमी में सुधार से क्रेडिट ग्रोथ 14 से 16% रह सकती है। साथ ही अनसिक्योर्ड लोन की स्थिति भी सुधर रही है। Very positive sign which we get to see on the ground, and hopefully monsoons will also turn out to be good this year. So which also means that the rural economy will also be looking up. We are hoping to see the credit growth in the range of about 14 to 16%, and we expect to see very broad-based growth in credit, right from SME, agriculture, retail, and also in the corporate. There were many entrants into the unsecured lending space, and also they were getting into lending without really evaluating the repayment capabilities, and that is the reason why RBI came down in terms of increasing the risk weights. But what we observe is that as far as we are concerned in State Bank of India, our unsecured loan book is pretty good, because we are actually offering unsecured loans to those who are maintaining their salary accounts with us. When it comes to CASA, it is almost at a pre-COVID levels. So I think, of course, it has come down as compared to what we have seen during the COVID. So it should not be as much of an alarming situation for the system. नीट पेपर लीक और यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी के मामले पर सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने पेपर लीक को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने दो देशों के बीच युद्ध रुकवाए, लेकिन पेपर लीक नहीं रोक पाए। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है। इधर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर पेपर लीक की कोई जननी है तो वो कांग्रेस है। तो बड़े ही स्पष्टता से कहूंगा कि ये पेपर लीक की पूरे देश में अगर कोई जननी है तो वो कांग्रेस पार्टी और उसकी राजस्थान की अशोक गहलोत जी की सरकार थी। राहुल गांधी जी, आप भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे थे ना। भारत जोड़ो यात्रा में जो राजस्थान में 20 पेपर लीक हुए इनके शासनकाल में 20, और उन 20 पेपर्स के लीक करने के पीछे जो मास्टरमाइंड थे वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चलते थे।
तो नीट पेपर लीक के तार अब बिहार तक जुड़ते नजर आ रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विजय सिन्हा ने साफ तौर पर कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में आरोपी सिकंदर का तेजस्वी यादव के पीए से संबंध है। विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि आरोपी सिकंदर ने तेजस्वी यादव के पीए को 4 मई को 3 बार फोन किया। 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। आरजेडी ने नीट पेपर लीक को लेकर लगे आरोपों का खंडन किया है। एक बड़ा अपराध हुआ है और देश भर में छात्रों ने कई सबूत सामने रखा है और इसका नेटवर्क पूरे देश में बिछा हुआ है। और शिक्षा मंत्री जो देश के थे वो शुरू में तो इनकार कर रहे थे गड़बड़ी से, लेकिन बाद में उनको स्वीकार करना पड़ा। तो आखिर जो नीट के परीक्षे जो घाल-मिल के शिकार हुए, जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, तो इस पर तो पूरी जिम्मेदारी भारत की सरकार की है और केंद्र की सरकार इस पूरे मामले में कहीं न कहीं घिरता हुआ दिखाई पड़ा। तो नीट पेपर लीक मामला गर्माता जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच और परीक्षा रद्द करके फ्रेश एग्जाम कराने पर केंद्र और एनटीए को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। वहीं शिक्षा मंत्रालय भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। डिटेल्स लेते हैं मेरे सहयोगी रोहन से। तो रोहन, ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट और शिक्षा मंत्रालय ने आज क्या एक्शन लिया है? जी, आज सुप्रीम कोर्ट में कई सारी जो पिटीशन थी नीट परीक्षा को लेकर उस पर सुनवाई हुई। इसमें से कुछ ऐसी पिटीशंस थी जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा दायर की गई थी, ये ट्रांसफर पिटीशंस थी, और कुछ पिटीशंस ऐसे थे जो कि छात्रों द्वारा परीक्षा कैंसिलेशन के लिए दायर किए गए थे। इन सभी पर सुनवाई हुई और जो ट्रांसफर पिटीशन है उस पर फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो तमाम अलग अलग हाई कोर्ट्स में जो इसमें प्रोसीडिंग्स चल रही थी फिलहाल उस पर स्टे रहेगा और जो तमाम पक्ष हैं उनको इसको लेकर नोटिस दिया गया है और 8 जुलाई को लेकर इसमें जो है अगली सुनवाई इसमें की जाएगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि फिलहाल काउंसलिंग पर किसी तरह की रोक नहीं लगेगी और इसको लेकर भी जो सुनवाई है अगली वो 8 तारीख को ही होगी। जितने पक्ष हैं सबको इसको लेकर नोटिस दिया गया है। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्रालय में आज जो है समन किया गया, जो एनटीए के डीजी हैं सुबोध कुमार सिंह जो शिक्षा सचिव हैं उनसे मिलने गए। इसमें यूजीसी नीट को लेकर बात हुई, यूजीसी नेट को लेकर भी बात हुई और साथ ही जो बिहार सरकार है उनकी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट से पूरी जानकारी मांगी गई है। जो पेपर लीक को लेकर जो खबरें आ रही हैं उसको लेकर डिटेल्स मांगे गए हैं और एक बार वो डिटेल्स आ जाते हैं उसके बाद शिक्षा विभाग इस बारे में और कार्रवाई करेगा। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। तो नीट की परीक्षा के बाद अब यूजीसी नेट की परीक्षा विवादों के घेरे में है। केंद्र सरकार ने 18 जून को हुई यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया है। यह परीक्षा 2 शिफ्ट्स में OMR यानी पेन एंड पेपर मोड में आयोजित की गई थी। 19 जून को यूजीसी को गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से परीक्षा में कुछ गड़बड़ी होने के संकेत मिले थे। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इसे रद्द करने का आदेश दिया है। नीट और यूजीसी नेट की परीक्षा को लेकर क्यों छिड़ा है सियासी संग्राम? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। आज T20 वर्ल्ड कप में अपने पहले सुपर 8 मैच में टीम इंडिया अफगानिस्तान से भिड़ेगी। वर्ल्ड कप में भारत अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है, जबकि अफगानिस्तान पिछला मुकाबला वेस्टइंडीज से हार चुका है और आज ब्रिजटाउन के किंगस्टन ओवल में यह मुकाबला रात 8 बजे शुरू होगा। इस मैदान पर टॉस काफी अहम रहने वाली है। जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बॉलिंग चुन सकती है। तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।